गेम ऑफ थ्रोन सीजन 5 एपिसोड नंबर 10। कहानी की शुरुआत होती है स्टैनिस बराथियन के कैंप से, जहां पर बर्फ पिघल रही है। मेलिसेंड्रे को ऐसा लग रहा है कि शीरीन बराथियन की जो कुर्बानी दी गई, उस वजह से इस बर्फ ने पिघलना शुरू किया है और लॉर्ड ऑफ द लाइट ने अपनी कृपा दिखा दी है। मगर एक्चुअली इसके बिल्कुल उलट हुआ है। लॉर्ड ऑफ द लाइट ने अपनी कृपा शायद रिवर्स में ले ली है, क्योंकि स्टैनिस की आर्मी के काफी सारे सेल स्वॉर्ड्स उसे छोड़कर भाग चुके हैं। इसके अलावा वो अपने साथ हॉर्सेस को भी लेकर चले गए हैं। अब स्टैनिस की आर्मी में सिर्फ फुट सोल्जर्स बचे हैं, जिन्हें अपने पैरों के दम पर चलते हुए विंटरफेल के कैसल तक पहुंचना पड़ेगा और उस जगह को सीज करना पड़ेगा। मगर और भी ज्यादा बुरी खबरें हैं जो स्टैनिस का इंतजार कर रही हैं। एक शख्स आता है और स्टैनिस को बताता है कि एक बुरी खबर है। स्टैनिस कहता है कि दगा से ज्यादा बुरी खबर क्या होगी, लोग मुझे छोड़कर भाग रहे हैं, इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। मगर जब वो एक पेड़ के पास जाकर देखता है तो उसे अपनी पत्नी सेलिस बराथियन की लाश टंगी हुई दिखती है। और वाकई दगा से बड़ी चीज होती है जब आपके अपने आपको छोड़कर चले जाएं। सेलिस बराथियन अपनी बेटी की मौत का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और शायद वो बहुत ज्यादा गिल्ट में थी। उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया था कि उसकी वजह से उसकी बेटी की मौत हुई है और इसी वजह से शायद उसने सुसाइड कर लिया है। और तभी वहां पे एक और शख्स आता है और वो बताता है कि मेलिसेंड्रे कैंप को छोड़कर जा चुकी हैं और कहाँ गई हैं मालूम नहीं। स्टैनिस पूरी तरह से अकेला हो चुका है। उसके पास उसकी बेटी नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड कम जादूगरनी भी मौजूद नहीं है। सोल्जर्स भी भाग चुके हैं उसे छोड़कर। ऐसे में वो तय करता है कि जितने भी लोग उसके पास बचे हैं, उन्हीं को लेकर वो विंटरफेल के कैसल तक पहुंचेगा, उस जगह को सीज करेगा। ये लोग काफी बहादुरी से अपने कदम बढ़ाते हैं, विंटरफेल के कैसल तक धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। सीज के लिए ये प्रिपेयर हो उससे पहले ही सामने से बोल्टन आर्मी आने लगती है। हमें पता चलता है कि बोल्टन आर्मी और बोल्टन आर्मी के साथ जो बाकी घरानों की आर्मीज हैं, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि स्टैनिस की आर्मी बहुत छोटी सी लग रही है। ये सारे के सारे लोग स्टैनिस की आर्मी को घेर कर मारते हैं। स्टैनिस के ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, मगर वो जिंदा रहता है। वो अपनी तलवार के दम पर, अपने हुनर के दम पर सरवाइव करता है, बहुत सारे लोगों को खुद निशाना बनाता है। बट अल्टीमेटली वो घायल हो जाता है और एक पेड़ के किनारे पड़ जाता है, लुढ़क जाता है। विंटरफेल में सैंसा अपने कमरे से निकलने में कामयाब होती है। वो मौके का फायदा उठाकर उस टावर तक पहुंचती है जहां उसे कैंडल जलाकर ब्रियान को सिग्नल देना है। यहाँ वो बोल्टन्स और स्टैनिस की आर्मी के क्लैश को अपनी आंखों से देखती है। कैंडल तो जल चुकी है, मगर ब्रियान इस सिग्नल को देखने के लिए वहां मौजूद नहीं है। एक्चुअली स्टैनिस की आर्मी को पॉड्रिक ने देख लिया था। वो ब्रियान के पास पहुंचकर बताता है कि स्टैनिस की आर्मी आसपास ही मौजूद है। वो विंटरफेल पर चढ़ाई करने वाली है। आपको याद होगा कि ब्रियान ने स्टैनिस को मारने की शपथ ली है, इसीलिए वो इनको छोड़कर पॉड्रिक के साथ स्टैनिस की आर्मी की तरफ निकल जाती है, उसे ढूंढने के लिए। वहीं विंटरफेल में सांसा, जो टावर से उतर चुकी है, अब भागने की फिराक में है। यहाँ रैमजी की गर्लफ्रेंड मिरांडा सांसा को देख लेती है। उसके हाथों में धनुष होता है। उसने सांसा की तरफ निशाना लगाया होता है। पीछे रीक भी खड़ा होता है। सांसा कहती है, मुझे मार डालो। रामजी जब आएगा तो मेरा बहुत बुरा हश्र करेगा। बेहतर है मैं मर जाऊं। मिरांडा उसे धमकियां देती है, कहती है, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी क्योंकि रामजी को तुमसे बच्चा चाहिए, मगर बाद में तुम मेरे हवाले होगी। मिरांडा सांसा को घायल करने वाली होती है, मगर अचानक से रीक के अंदर भावनाएं आ जाती हैं। वो मिरांडा को सांसा को मारने से रोकता है और उसे ऊपर से धक्का दे देता है। थियोन ने सांसा को मिरांडा से बचाया। अब अगर ये दोनों रैमजी के हत्थे चढ़ गए तो पता नहीं इनका क्या होगा। रैमजी वापस कैसल में आने वाला है। ये दोनों भागते भागते छत के किनारे पर पहुंचते हैं। इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो यहाँ पर रहकर रैमजी के टॉर्चर का शिकार हो, या फिर ऊपर से रिस्क लेते हुए कूद जाएं। रैमजी का खौफ इतना ज्यादा है कि सांसा और थियोन इतनी ऊंचाई से कूद जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि इनका क्या हुआ।
वॉल पर जॉन स्नो और सैम हार्डहोम के बारे में चर्चा करते हैं। जॉन बताता है कि किस तरह से वो एक वाइट वॉकर को अपनी विलेरियन स्टील की तलवार से मारने में कामयाब हुआ। यानी वहां पर वो ड्रैगन ग्लास को तो हार गए, उसे वापस हासिल नहीं कर पाए, मगर इतना तो पता चला कि वाइट वॉकर्स विलेरियन स्टील से मरते हैं। सैम को लगता है कि उसे ओल्ड टाउन जाकर व्हाइट वॉकर्स के बारे में और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा जानकारी जुटाने की जरूरत है। वो जॉन को कहता है, मेस्टर एमन अब नहीं रहे, ऐसे में नाइट्स वॉच को मेस्टर तो चाहिए ही होगा। क्यों ना मैं गिली और उसके बच्चे को लेकर ओल्ड टाउन जाऊं और वहां पर सिटाडेल में पढ़ाई करूं, मेस्टर का दर्जा हासिल करूं और वापस वॉल पर आकर नाइट्स वॉच को सर्व करूं। वो जॉन से कुछ वक्त मांग रहा है। जॉन को सैम्युअल की यहाँ वॉल पर जरूरत तो है, मगर वो ये भी जानता है कि आगे जो लड़ाई होगी उसके लिए हमें और ज्यादा तैयार रहना होगा। वो प्रिपरेशन के लिए सैम्युअल को ओल्ड टाउन भेजने के लिए मान जाता है। सैम्युअल गिली और उसके बच्चे को लेकर ओल्ड टाउन के लिए रवाना हो जाता है। जॉन के सारे साथी एक एक करके उससे दूर हो रहे हैं। यहाँ नाइट्स वॉच पर वो दुश्मनों के बीच घिरा हुआ है। विंटरफेल के बाहर जख्मी हालत में स्टानिस बराथियन एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। उसके सारे अपने उसे छोड़कर जा चुके हैं। ताकत का नशा, कुर्सी का नशा उसके सर पर ऐसा सवार हुआ, उसे सेवन किंगडम्स का राजा बनने का ऐसा शौक चढ़ा कि उसने अपने सारे करीबियों को खुद ही दूर कर दिया। आपको याद होगा कि उसका एक छोटा भाई था, रेनली बराथियन। उसका भी कत्ल स्टानिस ने करवाया था काले जादू की मदद से, और तब वहां पर ब्रियान ऑफ टार्थ मौजूद थी। ब्रियान तब रेनली के किंग्सगार्ड में शामिल थी और उसने कसम खाई थी कि वो रेनली की मौत का बदला जरूर लेगी। अभी फिलहाल स्टानस उसके सामने है, बेहद कमजोर हालत में है। ब्रियान स्टानस को इस बारे में बताती है। वो कहती है कि मैंने देखा है तुमने रेनली का कत्ल किया है, मैंने उस परछाई की शक्ल देखी थी जो तुम्हारी सूरत थी। फिर वो कहती है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी और तुम्हें मौत की सजा मैं सुनाती हूँ। ब्रियान बोलती है, मरने से पहले कुछ कहना चाहते हो? इस पर स्टैनिस कहता है, अपना कर्तव्य निभाओ। ब्रियान वही करती है, वो तलवार चलाती है और स्टैनिस अब इस दुनिया में नहीं है। उसका डाउनफॉल बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। हीरोइक तो वो है, काफी ज्यादा अच्छी चीजें करना चाहता था, सही में विश्वास करता था, मगर फिर भी उसका दिमाग पूरी तरह से घुमा के रख दिया मेलिसेंड्रे ने। और मेलिसेंड्रे की ऐसी करनी किसी ने इमेजिन नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। वो इतनी बड़ी जादूगरनी थी, उसने शैडो बेबी को जन्म दिया था, मगर वो फिर भी लॉर्ड ऑफ द लाइट के मैसेजेस को शायद समझ नहीं पाई और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा स्टैनस को। I wish you a safe journey home. Thank you. Forgive me, child. I wish you all the happiness in the world. डॉन में जेमी, ब्रॉन, मार्सेला और ट्रिस्टेन मार्टेल से अलविदा लेते हैं और किंग्स लैंडिंग के लिए रवाना होते हैं। जाने से पहले इलेरिया सैंड मार्सेला को गुड बाय किस करती है। जब ये लोग शिप पर पहुंचते हैं तब जेमी और मार्सेला की हार्ट टू हार्ट बातचीत होती है, शायद जिंदगी में पहली बार। मार्सेला अब बड़ी हो चुकी है, वो चीजों को समझती है। खास करके डॉन जैसी कंट्री में रहने के बाद वो जानने लगी है कि दुनिया में क्या कुछ होता है। जेमी मार्सेला से अपने और सर्सी के रिश्ते के बारे में इनडायरेक्टली बात करता है, मगर मार्सेला इस बारे में जानती है। वो जेमी को कहती है, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। वो कहती है, मैं जानती हूँ आप मेरे असली पिता हैं। वो कहती है, मैं इस बात से खुश हूँ कि आप मेरे फादर हैं। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जेमी को पहली बार उसकी औलाद ने अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है। ये खुशी बस थोड़ी देर ही रहती है, क्योंकि तभी मार्सेला की नाक से ब्लड निकलने लगता है। ब्लीडिंग बढ़ती रहती है और देखते ही देखते मार्सेला जेमी की बाहों में दम तोड़ देती है। पीछे डॉन में इलेरिया की नाक से भी ब्लड निकल रहा है, मगर उसे एंटीडोट दिया जाता है। वो अपने होठों से पॉइजन कोटेड लिपस्टिक हटाती है और इस एंटीडोट को पी लेती है। पूरे सीजन की उठापटक के बाद इलेरिया अपना बदला लेने में कामयाब हो गई।
किंग्स लैंडिंग के ग्रेट सेप्ट ऑफ बेलर में सर्सी पर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि वो कन्फेशन के लिए राजी हो गई है। वो हाई सेप्टन के पास पहुंचती है, अपने घुटनों के बल बैठी होती है और आप उसका चेहरा देखकर समझ जाएंगे कितना ज्यादा नाटक कर रही है सर्सी। वो कहती है, मुझे अपने गुनाहों का एहसास है, मैं समझ रही हूँ कि मैंने कितना गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब ऊपर वाले को साक्षी मानकर मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने काफी गलत किया और हाँ, मेरा लैंसल लैनिस्टर के साथ अफेयर था। मगर बहुत सारे ऐसे इल्जाम हैं जिनसे वो किनारा कर लेती है। जैसे वो ये एक्सेप्ट नहीं करती कि उसने राजा का कत्ल किया था या फिर उसके भाई जेमी लैनिस्टर के साथ उसका अफेयर था। इस पर हाई सेप्टन कहते हैं कि ठीक है, आपने कन्फेशन किया है और आपको रेड कीप तक जाने दिया जाएगा, अपने महल तक आप जा सकती हैं, वहां रह सकती हैं। मगर जो चीजें आपने एक्सेप्ट नहीं की हैं उनको लेकर आप पर ट्रायल होगा, मुकदमा चलेगा। फिलहाल एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि सर्सी को बेल मिल गई है। वो बहुत ज्यादा खुश है, उसे लग रहा है कि अब वो आराम से अपने घर में जाएगी और फिर शायद कुछ प्लान सोचेगी कि इस हाई सेप्टन का क्या करना है। बट इतना सिंपल नहीं है, ये गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया है, यहाँ पर बेल भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। सर्सी को सेप्टा ओनेला अपने साथ लेकर जाती हैं। यहाँ पर और भी सेप्टास होती हैं जो एक तरह से सर्सी का शुद्धिकरण करती हैं। उसके बाल काट दिए जाते हैं। ग्रेट सेप्ट ऑफ बेलर की सीढ़ियों पर सर्सी खड़ी है, बहुत ही फटे हुए कपड़े पहनकर, और ये कपड़े भी अब उससे दूर होने वाले हैं। उसे पूरी तरह से नेकेड कर दिया जाता है और फिर इसी अवस्था में उसे अपने घर तक, अपने कैसल तक जाना है। उसके साथ बहुत सारी सेप्टास हैं जिनके हाथ में घंटी है, सेप्टानेला के हाथ में। वो लगातार इन घंटियों को बजा रही हैं और सेप्टानेला साथ साथ बोल रही हैं शेम, शेम। यानी एक तरह से सर्सी को उसके किए पर शर्मिंदा किया जा रहा है। आसपास किंग्स लैंडिंग की जनता है, सर्सी इन सब की रानी है और इन सब पर रूल कर चुकी है। आज ये लोग सर्सी को नेकेड अवस्था में देख रहे हैं, बिना कपड़ों के देख रहे हैं। उसका जो भी चार्म था, उसकी जो भी इमेज थी, वो नहीं रही। क्वीन एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि बाकी लोगों से ऊपर की जगह पर बैठी होती है, जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम बस उसे देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, ये क्वीन है, रानी है, कुछ कुछ तो स्पेशल है इसके अंदर। बट जब आपके कपड़े उतार दिए जाते हैं और आपको सड़क पर नंगा घुमाया जाता है, तो आप में और बाकी लोगों में ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, एक्चुअली सर्सी का जो चैप्टर है इस पूरे पोर्शन को लेकर, ये जो कुछ भी इस एपिसोड में हो रहा है सर्सी के साथ, किताबों में बहुत ही, ये कह सकते हैं हम कि दिल टूट जाता है आपका जब आप वो पढ़ते हैं। एक छोटा सा पोर्शन मैं यहाँ स्क्रीन पर छोड़ रही हूँ आपके लिए, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सर्सी हिम्मत नहीं हारती। लोग उस पर कीचड़ फेंक रहे हैं, गंदगी उड़ेल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, मगर फिर भी सर्सी लगातार कैसल की तरफ देख रही है। कई बार वो नीचे भी गिरती है, मगर उसकी नजरें फिर भी रेड कीप की तरफ ही बनी रहती हैं। ऐसा लगता है कि वो सोच रही है, एक बार मैं अपने कैसल में पहुंच जाऊं, फिर तुम लोगों को बताऊंगी। एक्चुअली उसके चेहरे पर जो नफरत है ना, वो यहाँ पर थोड़ी इंस्पायरिंग भी लगती है कि आपके साथ चाहे कितना भी बुरा हो, मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सर्सी से हम बहुत सारी चीजें ना सीखे तो बेहतर होगा, मगर हाँ, उसकी हिम्मत से तो हम सीख ले ही सकते हैं। अल्टीमेटली वो ये सारे रास्ते को पार करते हुए, इन सारी उलझनों से निकलते हुए, फाइनली रेड कीप के दरवाजे खुलवाती है, अंदर पहुंचती है, तो वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अब सर्सी को पसंद नहीं करते। मिस्टर पाइसल आपको याद होंगे, केविन लैनिस्टर आपको याद होंगे, मगर काइबर्न अभी भी सर्सी की ही तरफ है। वो सर्सी पर कपड़ा डालता है, उसे ढकता है और बगल में आता है माउंटेन। माउंटेन ठीक हो चुका है और वो सर्सी को अपनी गोद में उठा लेता है। काइबर्न बताता है कि माउंटेन ने एक कसम खाई है, जब तक वो आपके सारे दुश्मनों को खत्म नहीं कर लेगा तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, बोलेगा नहीं, मौन व्रत नहीं रहेगा। ब्रावोस में आर्या मेरिन ट्रांट की जान के पीछे पड़ी है। मेरिन ट्रांट एक ब्रॉथल में है। यहाँ पर 3 बच्चियां उसके पास हैं। वो इन्हें मारता है। उसे ये क्रूरता करके प्लेजर मिलता है, मगर वो ये नहीं जानता कि आज आर्या कितना ज्यादा क्रूर होने वाली है।
उसे तो याद भी नहीं होगा कि आर्या स्टार्क नाम की एक बच्ची जिंदा है। मेरिन यहाँ मौजूद तीसरी बच्ची को जब मारता है तो वो दर्द से तड़पती नहीं। मेरिन को ये अच्छा लगता है। वो उसे और पीटता है। वहां मौजूद बाकी जो दो बच्चियां थीं उन्हें वापस भेज देता है और ये बच्ची मौका मिलते ही अपना असली चेहरा मेरिन ट्रांट को दिखाती है। ये आर्या है। हम तो जानते ही थे, अब मेरिन को भी पता चल चुका है, मगर वो इसे पहचान ही नहीं पा रहा क्योंकि आर्या ने उसकी आंखें फोड़ दी हैं। मेरिन अपने घुटनों के बल होता है। वो उसे पूछती है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरिन को नहीं पता। वो बताती है, मैं आर्या स्टार्क हूं। और फिर मेरिन को उसके गुनाहों के लिए सजाए मौत देती है। आर्या जब हाउस इन ब्लैक एंड व्हाइट पहुंचती है, वो जिस बच्ची का चेहरा इस्तेमाल कर रही थी उसे वापस हाउस ऑफ फेसेस में लगा देती है। मगर वहां जैकन हगार और वेव पहुंचते हैं। आर्या से सवाल जवाब होता है। कहा जाता है कि तुमने मैनी फेस्ड गॉड से एक जान चुराई है। तुम्हें वो जान अब लौटानी पड़ेगी। वेव आर्या को पकड़ लेती है और ऐसा लगता है कि अब उसे जहर पिलाया जाएगा, मगर जैकिन ये जहर खुद पी लेता है। आर्या ये नहीं जानती थी कि मेरिन ट्रांट को मारने के बदले उसे जैकिन हगार को खोना पड़ेगा। वो रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहती है कि तुम मत मरो। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसके पीछे वेव नहीं खड़ी, जैकिन हगार खुद खड़ा है। वो पूछती है, तो फिर ये मरा हुआ इंसान कौन है? जवाब मिलता है, ये नोवन है। आर्या सामने पड़ी लाश का मास्क हटाती है तो पीछे कोई और चेहरा होता है। उसके पीछे कोई और, उसके पीछे कोई और। चेहरे बदलते रहते हैं और फिर वक्त आता है आर्या के खुद के चेहरे का। अपना चेहरा देखने के बाद आर्या के साथ लगता है कोई जादू होता है, कोई तिलिस्म होता है कि उसकी आंखें चली जाती हैं। अब वो देख नहीं सकती। अपने कर्म के बदले मैनीफेस्ट गॉड्स ने आर्या से उसकी आंखें छीन ली हैं। मीरीन में क्वीन डेनेरियस नहीं है। वो ड्रोगोन पर बैठकर जा चुकी है और यहाँ पर सिर्फ उसका काउंसिल बचा है। यहाँ पर टीरियन, जोरा और डारियो की बातचीत होती है। ये लोग तय नहीं कर पाते कि जोरा के साथ क्या करना चाहिए। क्या उसे सजा देनी चाहिए, क्या उसे स्मॉल काउंसिल में बनाकर रखना चाहिए, या फिर इस पर डैनी आने के बाद फैसला करेगी। तय होता है कि जब तक डेनेरियस खुद नहीं आ जाती तब तक जोरा भी इनकी टीम का हिस्सा बना रहेगा। टीरियन मेंशन करता है कि जोरा और डारियो दोनों ही क्वीन डेनेरियस से प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहां तभी एक तीसरा शख्स पहुंचता है जो डेनेरियस से रोमांटिकली प्यार तो नहीं करता, मगर उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बात कर रही हूँ ग्रेवॉर्म की। वो पहले से बेहतर हालत में है। वो चाहता है कि डेनेरियस सही सलामत वापस आ जाए। डेनेरियस को ड्रोगोन पर बैठकर नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखा गया है। जोरा और डारियो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि ग्रेवॉर्म भी साथ जाना चाहता है, मगर इस वक्त मीरीन को अनसलिट्स की जरूरत है और अनसलिट्स को ग्रेवॉर्म ही कमांड करता है। ऐसे में टीरियन और ग्रेवॉर्म मिसेंडी के साथ मिलकर मीरीन की व्यवस्था को संभाले रखेंगे और डारियो और जोरा हीरोज की तरह जाकर डेनेरियस को ढूंढ कर लाएंगे। टीरियन डारियो और जोरा को शहर से बाहर जाते हुए देखता है और पीछे से वैरिस आता है। वो उसे कहता है, तुमने मुझे वोलेंटिस में अकेला ही छोड़ दिया। वैरिस इस बात से खुश है कि टीरियन ने अपनी जगह पा ली है। वो डेनेरियस के स्मॉल काउंसिल में शामिल है। मगर टीरियन के कंधों पर अभी एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। उसे इस शहर को बचाना होगा जहां मौजूद लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। वैरिस यहाँ मजाक करते हुए कहता है कि ऐसे शहर को चलाने का एक्सपीरियंस किसके पास होगा जहां लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हों। हम जानते हैं कि टीरियन और वैरिस दोनों ही किंग्स लैंडिंग में रहते हुए स्मॉल काउंसिल में शामिल थे। किंग्स लैंडिंग को संभालना काफी टेढ़ा काम था। अब इनके पास मीरीन का प्रोजेक्ट है। देखते हैं क्या कर पाते हैं ये लोग मिलकर। डॉथराकी सी में डेनेरियस ड्रोगोन के साथ है जो बुरी तरह से जख्मी है। वो उड़ने के मूड में नहीं है, खाना ढूंढने के मूड में नहीं है। डेनेरियस समझ रही है कि ड्रोगोन अपने मूड का मालिक है और डेनेरियस की बातों को फॉलो नहीं करने वाला। वो खुद ही यहाँ भटकने लगती है, मगर उसका ये फैसला गलत साबित होता है।
डेनेरियस को डोथराकी ब्लड राइडर्स देख लेते हैं। वो शोर मचाते हैं और धीरे धीरे पूरा खालासार डेनेरियस के इर्द गिर्द मौजूद होता है। उसे पता है कि वो मुसीबत में फंस चुकी है, इसीलिए अपनी अंगूठी उतार कर वहीं गिरा देती है ताकि अगर उसे ढूंढने के लिए कोई आए तो कुछ सबूत तो मिले। डेनेरियस के ग्रुप में डोथराकीज शामिल हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम है। आपको याद होगा कि खाल ड्रोगो के मरने के बाद खालासार का एक छोटा सा हिस्सा डानी के साथ जुड़ गया था, मगर ज्यादातर लोग उसे छोड़कर चले गए थे। वो डेनेरियस को अपना दुश्मन मानते हैं, बल्कि खाल ड्रोगो की मौत के लिए जिम्मेदार भी समझते हैं। अब डानी क्या करेगी? इन सब से अकेले कैसे निपटेगी? वॉल पर सर डावोस जॉन स्नो से मदद लेने पहुंचे हैं। उन्हें नहीं पता कि स्टैनिस का क्या हश्र हो चुका है। वो जॉन स्नो को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वाइल्डलिंग्स को उसके साथ भेज दें ताकि बोल्टन्स के ऊपर अटैक किया जा सके और विंटरफेल पर स्टैनिस का कब्जा हो पाए। लेकिन जॉन स्नो इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं लॉर्ड कमांडर हूँ नाइट्स वॉच का और हम किसी का भी साथ नहीं दे सकते वॉर में, हम न्यूट्रल बनकर ही रह सकते हैं। वाइल्डलिंग्स वैसे भी किसी भी राजा के लिए लड़ने के लिए नहीं जाने वाले। सर डावोस उसे कन्विंस कर ही रहे होते हैं, मगर तभी वॉल पर कैसल ब्लैक के अंदर मेलिसेंड्रे पहुंचती है। वो काफी ज्यादा दुखी लग रही है। सर डावोस उसे कन्फ्रंट करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, मगर मेलिसेंड्रे का चेहरा देखकर आपको एहसास होगा कि शायद इससे ज्यादा वो पहले कभी लाइफ में नहीं टूटी है। उसने जो कुछ भी सोचा था, जो कुछ भी उसकी इंस्पिरेशन थी, जो कुछ भी उसकी एस्पिरेशंस थी, सब कुछ खत्म हो चुकी है। लॉर्ड ऑफ द लाइट ने उसका साथ नहीं दिया है। वैसे आप अगर मेलिसेंड्रे के बारे में और बातें जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। डावोस मेलिसेंड्रे को देखकर परेशान हो गए हैं। वो शिरीन के बारे में उससे पूछते हैं, मगर वो कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। डावोस को एहसास हो चुका है कि स्टैनिस का डाउनफॉल शायद हो चुका है पूरी तरह से। अब स्टैनिस को डावोस की जरूरत नहीं है। इसी रात हमें पता चलता है कि जॉन स्नो अपने चेम्बर्स में बैठा हुआ है और बेंजन स्टार्क, आपको याद होगा ये नेड स्टार्क का छोटा भाई था और जॉन स्नो के चाचा है बेसिकली। ये नाइट्स वॉच को सर्व करते थे एक टाइम पे, जो अब लापता हैं काफी अरसे से। कहा जाता है कि बेंजन स्टार्क वापस आ चुका है। जैसे ही जॉन को यह खबर मिलती है वो तेजी से अपने कमरे से निकलता है, कोर्टयार्ड में पहुंचता है और वहां एक कोने में उसे लकड़ी पर ट्रेटर लिखा हुआ दिखता है, यानी गद्दार। जॉन समझ नहीं पा रहा कि ये हो क्या रहा है। वो अपनी गर्दन मोड़ता है और उसके सीने में खंजर उतार दिया जाता है। नाइट्स वॉच के लोग जो उसे अपना लीडर मानते हैं, वो जॉन की बातों से सहमत नहीं हैं। जॉन ने वाइल्डलिंग्स से वॉल क्रॉस करवाई, कैसल ब्लैक में लेकर आया वो वाइल्डलिंग्स को, उन्हें जीने के लिए, उन्हें रहने के लिए जमीनें दे रहा है, जगह दे रहा है। ये बात नाइट्स वॉच के बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेप्ट करना नामुमकिन थी। इसीलिए ये लोग जॉन स्नो पर वार कर रहे हैं। ये सारे लोग एलिस्टर थॉर्न के अंदर हैं और एलिस्टर थॉर्न समझ रहे हैं कि जॉन ने जो कुछ भी किया वो गलत है। अब जॉन के साथ गद्दारी हो चुकी है। जिस तरह से लॉर्ड मॉरमॉन्ट को नाइट्स वॉच के लोगों ने ही मारा, उसी तरह से जॉन को भी नाइट्स वॉच के ही लोग मार रहे हैं। आखिर में ऑली सामने आता है और वो भी जॉन स्नो पर वार करता है। ये 10 साल का बच्चा जिससे जॉन स्नो इतने अच्छे से पेश आता था, इतने अच्छे से ट्रीट करता था, उसे प्यार करता था, बल्कि उसका ख्याल रखता था, इसने भी जॉन स्नो के साथ गद्दारी की और इसे मार डाला। अब जॉन स्नो की लाश फर्श पर पड़ी हुई है, आसपास बर्फ है जो अब उसके खून से लथपथ हो रही है। खत्म हो जाता है ये एपिसोड। क्या जॉन स्नो मर गया फाइनली? जिस तरह से नेड स्टार्क की मौत हो गई थी, हम सोच रहे थे कि नेड स्टार्क वापस आ जाएगा। जॉन स्नो के साथ क्या होगा? वैसे मेलिसेंड्रे भी इस वक्त कैसल ब्लैक में ही है। हो सकता है वो काला जादू करके जॉन स्नो को जिंदा कर दे। काश ये हो जाए। आप देखते रहिए वॉच रोज और आगे के एपिसोड्स देखिएगा, आपको पता चल ही जाएगा कि क्या होगा। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे ना, तो कोई और भी क्यों रखेगा। एक मिनट, अभी कहीं जाना नहीं है। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर आप क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा यहाँ ऊपर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं मैंने, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं। इन्हें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो
जो भी वॉचरोज से जुड़ी खबरें हैं वो आप तक पहुंचेगी। बाकी मैं कुछ वॉलपेपर्स बनाती रहती हूँ, वो भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं।